दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कई स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी को भारी नुकसान होने की संभावना है। दूसरे चरण में कम वोटिंग परसेंटेज ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। खबर है कि अनेक राज्य ऐसे हैं जहां मोदी जी को खासा विरोध झेलना पड़ रहा है। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। दूसरे चरण की वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से नीचे की तरफ गई है, उसे देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी की पूंछ कहीं ना कहीं फंस रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता था। 2014 और 2019 के चुनावों में इन राज्यों ने बीजेपी को भारी बहुमत से जिताकर केंद्र की सत्ता सौंपी थी। लेकिन 2024 में इन राज्यों में जिस तरह से वोट प्रतिशत का ग्राफ नीचे की तरफ गया है, उसे देखते हुए राजनीतिक पंडित बीजेपी के लिए इसे उल्टा संकेत मान रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि इन राज्यों में वोट प्रतिशत नीचे की ओर जाने का मतलब है मोदी जी को नुकसान। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां 2019 में मोदी जी को 10 की 10 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार स्थिति में बदलाव है। हरियाणा की 10 सीटों में से इस बार बीजेपी को कम से कम 3 सीटों का सीधा सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है और बाकी 4 सीटों पर चुनाव फंसा हुआ है। आपको बता दें कि हरियाणा की रोहतक, सिरसा और सोनीपत सीटों पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं करनाल, गुरुग्राम और हिसार को मोदी जी के खाते में जाता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि इनमें से हिसार ऐसी सीट है जहां अभी तक बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला का जमकर विरोध हो रहा है। वहां से कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी को उतारा है। इस सीट पर चौटाला और जेपी में कड़ा मुकाबला हो सकता है। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल की सीट जरूर बीजेपी के खाते में जा रही है। जबकि भिवानी में कांग्रेस और बीजेपी में जाट और नॉन जाट के तौर पर चुनाव 2 खातों में बंट गया है। कांग्रेस ने अहीर वोटों पर कब्जा करने के लिए राव दान सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने तीसरी बार जाट समुदाय के चौधरी धर्मवीर सिंह को ही टिकट दी है। इस सीट पर धर्मवीर सिंह का विरोध काफी अधिक है। जहां तक बात फरीदाबाद की, तो इस सीट पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर जाट और मुस्लिम समुदाय निर्णायक स्थिति में है। जहां तक गुर्जर मतदाताओं की बात है, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसका बंटवारा बराबर होने का अनुमान है। जबकि जाट और मुस्लिम समुदाय नतीजे को पूरी तरह से प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। जाट और मुस्लिम समुदाय को इस मौजूदा हालातों में कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए देखा जा रहा है। यह अलग बात है कि बीजेपी इस वोट बैंक को कहां तक अपने पक्ष में प्रभावित कर सकती है। वहीं शहरी वोट जरूर बीजेपी के पक्ष में जाने का अनुमान है, मगर यह स्थिति तब और बेहतर हो पाएगी जब शहरी मतदाता बूथ पर अच्छी खासी संख्या में पहुंच पाए। और यदि यहां भी वोट प्रतिशत कम रहा तो फिर नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। यदि यहां बात करें अंबाला और कुरुक्षेत्र की, तो इन दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुकाबले में आ सकती है। अंबाला से वरुण मुलाना कांग्रेस से हैं, तो कुरुक्षेत्र में बीजेपी के नवीन जिंदल के सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता हैं। वरुण मुलाना युवा चेहरा है और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की बंतो कटारिया से है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की पत्नी है। अब वरुण के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी मेहनत कर सकते हैं और उन्होंने अपने वोटरों को रिझाने के लिए क्या योजना बनाई है। जबकि कुरुक्षेत्र से वैश्य समुदाय के 2 नेताओं के बीच मुकाबला होने जा रहा है। नवीन जिंदल पर दल बदल और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो कि उन पर भारी पड़ सकते हैं। हरियाणा के अलावा राजस्थान में बीजेपी इस बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज कर चुनाव मैदान में है। इसका खामियाजा कई सीटों पर मोदी जी को भुगतना पड़ सकता है। जबकि पंजाब में अकाली दल से गठबंधन तोड़कर भाजपा अपने दम पर कूद पड़ी है, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अनेक काम उनके पक्ष में वोटरों को रिझा सकते हैं और फिर ऊपर से किसान आंदोलन भी बीजेपी को बड़ा डेंट दे सकता है। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पश्चिमी क्षेत्र से बीजेपी को बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। दूसरे चरण के मतदान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी जी के रथ को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस पूरे क्षेत्र में ठाकुर समाज और किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी संकट में डालती हुई दिखाई दे रही है। चर्चा तो यह भी है कि इस बार मथुरा से हेमा मालिनी और मेरठ से अरुण गोविल भी चुनाव हार सकते हैं। मेरठ में अरुण गोविल को वोटरों का इतना विरोध झेलना पड़ा है, जिसकी कल्पना खुद उन्होंने भी नहीं की थी। अब चुनाव होने के बाद अरुण गोविल को बैक टू पवेलियन हो गए हैं, यानी कि वह वापस मुंबई चले गए हैं। जहां तक दिल्ली की चर्चा है, तो लोगों का कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर बीजेपी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है।
राजनीति के जानकारों का कहना है कि यदि मोदी जी ये स्टेप ना उठाते तो उन्हें सभी 7 सीटों पर खुद ब खुद बढ़त मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के आधार पर चुनाव मैदान में है। इन राज्यों के अलावा बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां जरूर बीजेपी को अच्छा फायदा होने का अनुमान है। एमपी में बीजेपी को 2019 की तर्ज पर ही वोट मिलने की संभावना है, लेकिन यह तभी संभव है जब वोट प्रतिशत अच्छा हो और शहरी मतदाता निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। तो चलिए बात अब महाराष्ट्र की, जहां बीजेपी को 2019 के मुकाबले नुकसान होने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी ने अपनों को छोड़कर उन परायों पर विश्वास जताया है जो कि कांग्रेस, शिवसेना व एनसीपी के कदावर नेता थे। इससे बीजेपी के संगठन में भीतर ही भीतर नाराजगी दिखाई दे रही है। अशोक चौहान, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल या फिर एनसीपी नेता अजीत पवार हो, इन सभी पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं। जहां कभी बीजेपी नेता और मोदी जी इन सभी को जेल भेजने की बात करते थे, वहीं अब ये सभी उनकी गोद में आ बैठे हैं। ऐसे में वोटरों को बीजेपी और मोदी जी की गारंटी अपने साथ छलावे के तौर पर महसूस हो रही है, जिसके बाद संभावना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। इन तमाम राजनीतिक हालातों के अनुरूप यदि सभी समीकरण सटीक रहे तो फिर बीजेपी को 2024 के इस चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। संभावना है कि बीजेपी सिमटकर 200 पर ही ना रह जाए। फिलहाल दूसरे दौर की वोटिंग हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें बीजेपी को भारी नुकसान की संभावना है। फिलहाल ये अनुमान और संभावना ही है, लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है।